फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए सब्जेक्ट के, जो कि आपका यूनिट 1 है, उसका पार्ट 1 बंद करने जा रहे हैं हम। ठीक है, आज की वीडियो में हम पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जो हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो उद्भव किस प्रकार हुआ, ये दो चीज़ें फर्स्ट पार्ट में पूछी गई हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि उद्भव किस प्रकार हुआ। ठीक है, किस प्रकार उसके बारे में लोगों को पता चला, उन्होंने स्टडी करना चालू करा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये फोर्थ सेमेस्टर का है, सेकेंड ईयर का हिंदी ए यूनिट 1। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है वो है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है खड़ी बोली का उद्भव और विकास। ठीक है, खड़ी बोली का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ हिंदी गद्यांश के अंतर्गत। यहाँ पे खड़ी बोली क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली क्या है, बिकॉज अगर हम खड़ी बोली के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो खड़ी बोली के बारे में हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि खड़ी बोली हिंदी भाषा का वह रूप है जिसमें हिंदी के साथ संस्कृत भाषा के शब्द का मेल मिला कर बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं खड़ी बोली वह भाषा है, हिंदी की वह भाषा है जिसमें हिंदी सहित संस्कृत के शब्दों को मिलाकर बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हिंदी के साथ अन्य शब्द भी मिले होते हैं, वो खड़ी बोली कहलाता है। अब वो उर्दू भाषा हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है कि अर्थात हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के बीच शब्दों की उपलब्धता होती है, खड़ी बोली कहलाती है। ठीक है, हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं अगर उनकी उपलब्धता है तो इससे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो वो भाषा क्या है, वो भाषा खड़ी बोली है। ठीक है, अब आपको खड़ी बोली का पता चल गया वो क्या आता है। वहीं पे एक और उदाहरण है खड़ी बोली का कि इसी तरह उर्दू भाषा में फारसी और अरबी भाषा के शब्द मिलाकर बोला जाता है, उसे भी खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा उर्दू भाषा में फारसी भाषा के भी कुछ शब्द मिल जाएंगे आपको, और आपको अरबी भाषा के भी कुछ शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाती, वो कहलाती खड़ी बोली। अब खड़ी बोली काफ़ी जगह फेमस भी है, मैं अभी आपको बताऊंगा। खड़ी बोली का तात्पर्य है उस भाषा से है जिसमें ब्रिज भाषा और अवधी भाषा के कोई भी छाप ना हो। ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको हमेशा याद रखना है अगर आपसे खड़ी बोली के रिलेटेड कुछ पूछा जाता है कि खड़ी बोली से तात्पर्य है उस भाषा से जिसमें किस किस भाषा का छाप ना हो, ब्रिज भाषा और अवधी भाषा का कोई भी छाप ना हो। ठीक है, वो ब्रिज भाषा और अवधी भाषा से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है अगर हम भारत की बात करें तो। ठीक है, तो मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया और पटियाला के पूर्व भाग, रामपुर और मुरादाबाद। ठीक है, ऐसे कई क्षेत्र हैं, बहुत भारत में काफ़ी बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। कई क्षेत्र है, बट ये कुछ बेसिक क्षेत्र है जो कि आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आपको आंसर में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इन क्षेत्रों को याद कर लीजिए। आप इन नोट्स को साथ के साथ लिख सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतिहास में खड़ी बोली के कुछ पद चिन्ह। अब इतिहास की बात करें, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, उसका उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। तो इतिहास में कौन कौन से ऐसे हमें फुटप्रिंट्स मिलते हैं या फिर ऐसे हमें लक्षण मिलते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, खड़ी बोली का विकास हुआ है या फिर गद्य का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कई इतिहासकारों ने का कहना है कि खड़ी बोली का विकास अंग्रेजों के भारत आने के बाद हुआ, परंतु ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि खड़ी बोली का विकास अंग्रेजों के आने से पहले ही हो चुका था। अब ये जो टॉपिक है, इसमें ये जो पैराग्राफ है, इसमें ये बताया गया है कि कई इतिहासकार ये ऐसा कहते हैं कि जो खड़ी बोली का विकास है वो कब हुआ, वो हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। बट अगर हम
कई ग्रंथों की बात करें, ऐसे कई ग्रंथ हैं जो अवेलेबल हैं आज भी, ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ही बन चुके थे, ठीक है, उनका निर्माण हो चुका था और उनमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है बड़े स्तर पर, ठीक है। वो उदाहरण है, वो मैं अभी आपको आगे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसमें ये बताया गया है कि जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, परंतु वह ग्रंथ कब बने, अंग्रेजों या फिर मुसलमानों के भारत में आने से पहले। यहाँ पे मुसलमानों से अर्थ है मुगलों के भारत में आने से पहले, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो नाथ, सिद्धों और निरंजन संप्रदाय के साधुओं से प्राप्त कई रचनाओं में खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप को आंकने का प्रयास हुआ है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे 3 व्यक्ति की बात की गई है, नाथ, सिद्धों और निरंजन संप्रदाय। ये संप्रदाय हैं, ठीक है, साधुओं के संप्रदाय, मतलब एक तरह से एक प्रकार की एक कम्युनिटी है, ठीक है। तीन तीन साधुओं की अलग अलग कम्युनिटी है जिन्होंने क्या करा, जिनकी रचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप को आंकने का प्रयास हुआ, ठीक है। इन लोगों ने कुछ रचनाएं की, उन रचनाओं को स्टडी करने के बाद खड़ी बोली के बारे में लोगों को पता चला। इस दृष्टि से कुछ विद्वान गोरखनाथ के शिष्ट प्रमाण जैसे ग्रंथों में गद्य के प्रारंभिक रूप का स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक विद्वान हुए हैं गोरखनाथ, उन्होंने कुछ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था शिष्ट प्रमाण, जैसे ग्रंथों में गद्य के प्रारंभिक रूप को स्वीकार करते हैं, ठीक है, जिसमें गद्य के प्रारंभिक रूप को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद आता है महादेव, गौरारिष्ठ, अभिमात्रा, जोग आदि ग्रंथों में खड़ी बोली के शब्दों और शैली को देखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको उदाहरण लिखना पड़े तो आप ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ स्टडी करी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी में रचित कई ग्रंथों में खड़ी बोली के लक्षण मिलते हैं, परंतु इससे पहले भी खड़ी बोली के लक्षण कुछ ग्रंथों में प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, मिलते हैं। 13वीं शताब्दी में ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और वो लक्षण हमें आज भी देखने को मिलते हैं, बट उससे पहले भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनका निर्माण हो चुका था, ठीक है, बट उनका जो उनके बारे में, ग्रंथों के बारे में पता चला, वो 13वीं शताब्दी के ग्रंथों के काफ़ी दिनों बाद पता चला, ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है कि सपोज करिए ये एक ग्रंथ है, ठीक है, और ये भी एक ग्रंथ है, सॉरी, सपोज करिए ये एक ग्रंथ है, ठीक है, और ये भी एक ग्रंथ है। अब ये जो ग्रंथ है इसको लिखा गया 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया और इस ग्रंथ को लिखा गया 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में लिखा गया। बट ये वाला जो ग्रंथ है 14वीं शताब्दी वाला है, इसका ये लोगों को मिला कौन सी शताब्दी में, सपोज करिए 2000 में, ठीक है, 2000 के सन में लोगों को मिला। अब यहाँ पे क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि ये जो 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है यही सबसे पुराना ग्रंथ है, ठीक है, बट उसके कुछ सालों बाद 2020 में, ठीक है, 2020 में कौन सा 12वीं शताब्दी का ग्रंथ लोगों को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे जो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ प्राप्त हुआ, इससे ये पता चला कि 14वीं शताब्दी से भी पहले कोई ग्रंथ अवेलेबल था जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार ये सारे चीज़ें हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि 13वीं शताब्दी में रचित कई ग्रंथ में खड़ी बोली के लक्षण मिलते हैं, परंतु इससे पहले भी खड़ी बोली के लक्षण कुछ ग्रंथों में मिलते हैं। अब इसके बाद आगे की पॉइंट आते हैं कि अर्थात खड़ी बोली का विकास फिर भी शताब्दी से पहले ही शुरू होना चुका था, ठीक है। तो 13वीं शताब्दी से, यहाँ पे फिर भी लिखा है, ये गलती है थोड़ी, ठीक है, 13वीं शताब्दी से पहले ही होना शुरू हो चुका था। 13वीं शताब्दी से पहले ही जो खड़ी बोली है उसका यूज़ करना लोगों ने चालू कर दिया था। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि आप लिख सकते हैं।
तदंतरन स्वांत 1768 में लिखी हुई राम प्रसाद निरंजन का भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ मिलता है, जिसकी भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है। ठीक है, तो 1768 में एक ग्रंथ मिलता है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तदंतर स्वंत द्वारा में लिखा, सॉरी 1768 में लिखा हुआ है राम प्रसाद निरंजन का। ठीक है, राम प्रसाद निरंजन ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वशिष्ठ ग्रंथ मिलता है, जिसकी जो भाषा है वो साफ सुथरी खड़ी बोली है। ठीक है, उस पूरे के पूरे ग्रंथ में बिल्कुल साफ सुथरी रूप से खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, कोई भी अन्य मिक्स भाषा नहीं है। तथा इन सभी ग्रंथों को देखने के बाद रामचंद्र शुक्ल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले ही खड़ी बोली का विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, लल्लू लाल एक व्यक्ति हैं, उससे उनके जन्म से 62 वर्ष पहले ही खड़ी बोली का विकास होना शुरू हो गया था। 62 वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या होती है। ठीक है, सालों के अंदर अगर हम देखें 62 वर्ष पहले। इसके पश्चात सन 1766 में दौलत राम जैन ने रवि पेशणाचार्य कृति पद्म पुराण का भाषानुवाद प्रस्तुत किया। इसकी भाषा का नमूना कुछ इस प्रकार है, कैसे हैं श्री राम लक्ष्मी और अंगलिखित हृदय जिनका है और प्रफुल्लित मुखी रूप कमल जिनका, महापुष्णाधिकारी है, महाबुद्धिमान है, ऐसे हैं श्री रामचंद्र। उनका चरित्र श्री गदधरेदेव ही किंचित मात्र कहने का समर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ग्रंथ है उसकी बोली है, जो ग्रंथ क्या है, पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। ठीक है, पद्म पुराण जो है उसका भाषानुवाद किया, मतलब अपनी भाषा में उन्हें बदला, और वो कुछ इस प्रकार है। अब उसके बाद आगे देखें तो इस विवरण से स्पष्ट है कि खड़ी बोली का गद्य प्राचीन काल से ही स्वाभाविक रूप से ही जनता के बीच विकसित होता रहा है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ते हैं ऊपर जो लिखी गई हैं लाइनें, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ग्रंथ है, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इस ग्रंथ को अगर हम पढ़ें तो इससे पता चलता है हमें कि जो गद्य है उसका प्राचीन काल से ही विकास किस प्रकार हुआ, जनता के बीच में हुआ। जनता के अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने खड़ी बोली का विकास किया। ठीक है, उसके विकास में अपना योगदान दिया, जिससे आज खड़ी बोली का विकास काफ़ी बड़े स्तर पर हो चुका है। उसके बाद हम आगे देखें तो यह कहना ठीक नहीं होगा कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बदले, आप यहाँ पर लिख सकते हैं मुग़लों, अंग्रेज़ों और मुग़लों के आने के बाद ही खड़ी बोली का विकास हुआ, परंतु उनके आने के बाद खड़ी बोली के विकास में तेज़ी आई, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों और मुग़लों के आने के बाद ही खड़ी बोली का विकास हुआ, तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, बिकॉज उनके आने से पहले ही भारत में खड़ी बोली का विकास आरंभ हो चुका था। ठीक है, और विकास काफ़ी हद तक आगे जा चुका था, बट उनके आने के बाद खड़ी बोली के विकास पर तेज़ी आई और वो काम आगे बढ़ा। उसके बाद आता है एक और टॉपिक है आपके में फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, इससे आपका कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की तरह देखिए कि 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें हिंदी लेखन के साथ साथ संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के लेखन कार्य को भी आरंभ किया गया। ठीक है, तो ये जो है ये है कि 1800 ईस्वी में कोलकाता में एक, जब अंग्रेज आए तब कोलकाता में एक कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें किस चीज़ का कार्य शुरू किया गया, हिंदी लेखन कार्य आरंभ किया गया, जिसके साथ साथ संस्कृत भाषा, फारसी भाषा और अरबी भाषा का लेखन कार्य भी वहाँ पे होता था। एक प्रकार से वहाँ पे बुक्स की छपाई होती थी अलग अलग लैंग्वेजेस में। उसके बाद आता है इनके इस फोर्ट विलियम कॉलेज के कुछ पॉइंट आउट्स हैं, वो हैं कि गिलक्राइस्ट हिंदुस्तान के अध्यापक के रूप में नियुक्त की गई। ठीक है, ये जो गिलक्राइस्ट हैं ये एक तरह से लाइब्रेरियन के रूप में, टीचर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तानी के अंतर्गत उर्दू को विशेष महत्व दिया। ठीक है, जब वहाँ पे फारसी भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत और हिंदी भाषा का लेखन होता था, बट एक चीज़ है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ उर्दू भाषा को ही महत्व दिया, उन्होंने उर्दू भाषा के विकास पर अधिक कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ
उनको कुछ समय बाद उनको हटा दिया गया या फिर उन्हें उनका पद समाप्त हो गया था। तो उनके बाद कौन आया? गिलक्राइस्ट के बाद विलियम क्राइस्ट ने उर्दू भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को महत्व दिया तथा उसके लेखन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो गिलक्राइस्ट के बाद कौन व्यक्ति आते हैं? विलियम क्राइस्ट आते हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के लेखन को महत्व दिया और उसके विकास को आगे बढ़ाया। वहाँ पे उससे पहले सिर्फ उर्दू भाषा की बुक्स की छपाई होती थी या फिर उर्दू भाषा के जो गद्य पद्य उनके बारे में स्टडी की जाती थी। बट जब विलियम क्राइस्ट आए तो उन्होंने हिंदी भाषा को महत्व दिया अधिक से अधिक, ताकि हिंदी भाषा का विकास अधिक से अधिक हो सके। विलियम क्राइस्ट का जो झुकाव था वो हिंदी भाषा की तरफ अधिक था। उसके बाद आता है, इस अवधि के दौरान कई लेखकों ने हिंदी में कई बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया, जिनका उदाहरण निम्नलिखित। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखने में कुछ गलती है। लेखकों ने हिंदी में बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया। ठीक है, कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे है कि जो पहला व्यक्ति है जिसने निर्माण किया वो है लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्रा ने नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान लिखा। लल्लू लाल ने सन 1756 से 1825 में लगभग 11 कृतियाँ लिखी हैं, पर हिंदी गद्य की दृष्टि से प्रेम सागर का विशेष महत्व है। ठीक है, अब यहाँ पे पता चलता है, हमें यहाँ पे पता चलता है कि लल्लू लाल जो है वो एक प्रकार के काफ़ी फेमस राइटर्स में से एक है। ठीक है, लेखक में से एक है जिन्होंने प्रेम सागर नाम की गद्य लिखा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया गया है सदल मिश्रा का, जिन्होंने ये वाला ग्रंथ लिखा है। ठीक है, इसका नाम थोड़ा बोलने में थोड़ा सा कठिन है तो जवान लग रहा है ये, बट आप देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। अब यहाँ पे पता चलता है कि लल्लू लाल ने कितने 1756 से 1825 तक 11 कृतियाँ लिखी। ठीक है, 11 कृतियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं क्योंकि जब ग्रंथ लिखे जाते हैं तो वो छोटे स्तर पर नहीं लिखे जाते। ठीक है, वो बड़े स्तर पर लिखे जाते हैं। उनकी जो भाषा होती है वो काफ़ी कठिन होती है। ठीक है, उनमें जो रचनाकार की जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, क्योंकि रचनाकार बिल्कुल अपने दिमाग को एक जगह स्थिर करके लिखता है। ठीक है, तो उन्होंने इतने सालों में 11 कृतियाँ लिखी। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस कौन सी है? सिर्फ प्रेम सागर है। सबसे ज़्यादा प्रेम सागर को महत्व दिया जाता है। प्रेम सागर को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करके गद्य का विकास होता रहा है। अब ऐसा नहीं है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण हुआ उसके बाद सिर्फ वहीं पे गद्य भाषा का, हिंदी भाषा में गद्य का विकास हुआ, नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी, मतलब जनता के बीच में भी गद्य का विकास हुआ हिंदी भाषा के। ठीक है, अगर हम कहें कि साधारण अर्थों में कहें तो फोर्ट विलियम कॉलेज भारत का ऐसा कॉलेज था जहां पर हिंदी भाषा के लेखन के कार्य को आरंभ किया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज अगर हम उदाहरण के लिए कहें तो कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज भारत का एक ऐसा कॉलेज था जहां पे हिंदी भाषा के लेखन को कार्य को आरंभ किया गया, वो भी अंग्रेजों के आने के बाद। ठीक है, आई होप आपको जो चैप्टर मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इस बारे में सब कुछ डिस्कस होना चाहिए। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिकॉज जो भी आपका फ्रेंड है 4th सेमेस्टर में, उसको हिंदी ए, अगर BA प्रोग्राम है तो उसे हिंदी A B C में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज अगर ये वीडियो शेयर होगी तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं वीडियोस के लिंक देता रहता हूँ और PDF शेयर करता रहता हूँ, स्टडी मटेरियल, जहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।